गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सर्वेश चंद्र गुप्ता, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। बच्चों के डिमांड के अनुसार ख़ास तौर पे यूपी पीसीएल TG2 के संदर्भ में हम एज ए डेमो क्लास आपके सामने हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों ने ये डिमांड किया कि सर यूट्यूब पर कोई भी हमारे TG2 पर्पज़ के लिए एक अच्छी टेक्निकल की क्लास मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग ऑनलाइन स्टडी करने में सक्षम नहीं हैं। तो उन बच्चों के डिमांड के अनुसार हम आपको एज ए डेमो के तौर पर एक यूट्यूब पर हम कुछ बेसिक इलेक्ट्रिकल के कंसेप्ट के बारे में कुछ लेक्चर आपको मैं दूंगा। अगर यह लेक्चर आप लोग को अच्छा लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं फर्दर या फ्यूचर में आगे इस क्लास को मैं ऑनलाइन आपको कंटिन्यू कर सकूं। तो इस लेक्चर में सबसे पहले हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में ही डिस्कस करेंगे। यदि आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो तो जो सबसे पहले या सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा लॉ होता है वह हमारा ओम्स लॉ होता है। इट मीन्स यदि आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो तो ओम का नियम तो हमारे लिए प्राइमरी एक लॉ बोल सकते हो, जो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे आगे हमारा फर्दर पूरा डिस्कशन कंटिन्यू रहेगा। तो इसी ओम्स लॉ के बारे में हम आज आपके सामने डिस्कस करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में यदि आप बेसिक लॉ या बेसिक टर्मिनोलॉजी को अगर आप नहीं समझते हो तो आगे आपके कोई भी जिस क्वेश्चन को आप कठिन बोलते हो वो हमारे लिए कठिन ही होते चले जाएंगे। लेकिन ये जो छोटे छोटे इम्पोर्टेंट जो बेसिक हमारे कंसेप्ट होते हैं, यदि आपका डाउट वहाँ पर क्लियर हो जाता है तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए कठिन नहीं होगा, कठिन से कठिन क्वेश्चन भी आपके लिए आसान होता चला जाएगा। ओम्स लॉ या ओम का नियम, जिसको हिंदी में बोलते हैं ओम का नियम। ओम इज द साइंटिस्ट जिन्होंने एक नियम को दिया। इन्होंने वोल्टेज और करंट के रेस्पेक्ट में या वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशन को समझाने या बताने की कोशिश किया था। इनके अनुसार इन्होंने ये बताया कि यदि सपोज दैट आपके पास कोई एक कंडक्टर है, कोई आपके पास एक कंडक्टर है या उसी को हिंदी में बोल सकते हो चालक है। यदि उस चालक में एक धारा जो प्रवाह कर रही है वह I है, तो उन्होंने ये बताया कि इस चालक के दो बिंदुओं के अक्रॉस एक आपका कहीं न कहीं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको विभवांतर बोलते हैं, वह आपका क्रिएट हो जाएगा। और यह जो पोटेंशियल डिफरेंस जो क्रिएट होगा वह कहीं न कहीं वह इस प्रवाहित धारा के प्रोपोर्शनल होगा या समानुपाती होगा। इनका कहने का यह तात्पर्य निकला कि यह जो कंडक्टर के क्रॉस विभवांतर उत्पन्न हुआ है वह इस करंट के समानुपाती है, इस प्रवाह होने वाली धारा के समानुपाती है। इट मीन्स यदि यह जो प्रवाहित धारा है इसको हम बढ़ाएंगे तो इस कंडक्टर के क्रॉस जो ड्रॉप हुए वो भी वोल्टेज हमारा क्या होगा, उसी अनुपात में बढ़ता चला जाएगा। यदि इस करंट को हम घटाएंगे तो उसी अनुपात में हमारा वोल्टेज भी क्या होगा, घटता चला जाएगा। लेकिन सही तरीके से यह कहानी तभी संभव हो सकती है जब इसके लिए हमारे पास कुछ टर्म्स और कंडीशन को सेटिस्फाई होना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि एक कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारे फिजिकल कंडीशन पर भी डिपेंड करता है। मैं बता दूं कि आपका जो चालक का प्रतिरोध होता है वह आपके कहीं न कहीं एक रेजिस्टेंस, जो भी आपका एक टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पर इसकी डिपेंडेंसी होती है, जिनका रिलेशन इस प्रकार से होता है। इट मीन्स यदि टेम्परेचर वेरी करेगा तो कहीं न कहीं आपका यह जो रेजिस्टेंस है वह प्रभावित होगा ही होगा। अगर यह रेजिस्टेंस प्रभावित हो जाएगा तब यह कहानी जो हम लेके चल रहे हैं वह हमारा कहानी सेटिस्फाई नहीं होगा। इट मीन्स तब हमारा यह डायरेक्टली रिलेशन हमारा नहीं मिल पाएगा।
इस डायरेक्टली रिलेशन को सेटिस्फाई होने के लिए इस रेजिस्टेंस को हमको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनके अनुसार इन्होंने ये बताया कि एक कंडक्टर में जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है वह उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती है। यदि इस प्रोपोर्शनलिटी को मैं हटाऊं तो एक कांस्टेंट का प्रयोग करूंगा और वह कांस्टेंट हमारा क्या होता है? रेजिस्टेंस ही होता है। इट मीन्स यहाँ पर जो हमारा आर है वो हमारा क्या है? एक कांस्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं? नियतांक, जिसको हम क्या बोलते हैं? नियतांक बोल रहे हैं। इट मीन्स यह जो कांस्टेंट है वह कहीं ना कहीं वोल्टेज और करंट के रेशियो पर निर्भर करता है। यह कहीं न कहीं वोल्टेज और करंट के रेशियो पर निर्भर करता है। इट मीन्स इस ओम्स लॉ को सेटिस्फाई होने के लिए यह हमारा कांस्टेंट बना ही रहना चाहिए, और यह कांस्टेंट तभी बना रहेगा जब हमारा टेम्परेचर, या सिंपली बोल सकते हो सारे भौतिक अवस्था या फिजिकल कंडीशन को क्या कर दें? नियत रख दें, या उनको भी क्या कर दें? स्थिर रख दें। अगर वो चीज बदलती चली जाएगी तो हमारा रेजिस्टेंस वैरी कर जाएगा, और यदि हमारा रेजिस्टेंस वैरी कर जाएगा तो ये हमारा जो यहाँ पर एज ए कांस्टेंट उसको यूज कर रहे हैं वो हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा, तब हमारा ये डायरेक्टली रिलेशन संभव नहीं हो सकता है। इस वजह से आप यदि ओम्स लॉ को डिस्क्राइब कर रहे हो या डिफाइन कर रहे हो तो वह हमारा फुल्ली डिफिनेशन तभी होगा जब आप उसके कंडीशन के साथ उसको डिफाइन करेंगे। यदि आपसे कोई पूछता है कि ओम्स लॉ क्या होता है तो आपका जवाब ये नहीं होना चाहिए कि जहां पर करंट और वोल्टेज का डायरेक्टली रिलेशन हो ओम्स लॉ है, उसको एक सुटेबल या कंप्लीट डिफिनेशन में उसको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। और वो हमारा कंप्लीट डिफिनेशन यही कहता है कि ओम के नियम के अनुसार किसी भी चालक के क्रॉस उत्पन्न विभवांतर उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह कहना हमारा उचित डिफिनेशन नहीं है क्योंकि इसमें हमारा कंडीशन डिस्क्राइब नहीं है। तो अगर इसको हम फुल्ली कंप्लीट स्टेटमेंट में बोलें तो हम ये बोलेंगे कि यदि सभी भौतिक अवस्थाओं को नियत रख दिया जाए, इट मीन टेम्परेचर, प्रेशर, इन सभी को यदि हम कांस्टेंट रख दें और उसके बाद एक चालक में जो उत्पन्न हमारा विभवांतर होता है वह उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, अब जाकर ये हमारा ओम्स लॉ का एक कंप्लीट स्टेटमेंट हुआ। अभी तक क्या था? हमने कंडीशन के साथ अप्लाई नहीं किया था, लेकिन विदाउट कंडीशन यह कहानी आपकी घटित संभव नहीं है। तो यह कहानी संभव रखने के लिए हमें एक चीज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। इट मीन्स अगर इस रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखना है तो आपके भौतिक कंडीशन या फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर को भी कांस्टेंट रखना ही पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो कि यदि सभी भौतिक अवस्थाओं को हम नियत रख दें, उसके बाद एक चालक में जो उत्पन्न विभवांतर होता है वह उस चालक में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, अब जाकर यह हमारा ओम्स लॉ का एक कंप्लीट स्टेटमेंट हो पाता है। यहाँ पर हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस है वह हमारा क्या है? दो का अनुपात है, और वह दो क्वांटिटी का क्या है? वोल्टेज और करंट। इट मीन्स रेजिस्टेंस क्या होता है? वोल्टेज और करंट का एक रेशियो होता है, और यह हमारा यहाँ पर इस पार्टिकुलर पर्पज के लिए इसको एज ए कांस्टेंट के तौर पर हमने यूज किया हुआ है। कांस्टेंट का मतलब यही होता है कि बाकी दो क्वांटिटी को आप जितना भी चेंज कर लो, लेकिन हमारा ओवरऑल जो वैल्यू आएगा वो हमारा नहीं बदल सकता है, वो हमारा नियत होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसी चीज को एक कैरेक्टरिस्टिक से मैं समझने की कोशिश करूं, जिसको मैं VI कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा हूं, तो इसका यह तात्पर्य हुआ कि यदि आपका वोल्टेज 1 वोल्ट है और करंट आपका 1 एम्पियर है, तो इस पॉइंट पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा वो हमारा रेजिस्टेंस के वैल्यू को डिनोट करेगा। इस कंडीशन के लिए देखें तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? R = 1/1, ये हमारा 1 ओम आ गया। दूसरी चीज देखें, अगर मैं वोल्टेज को दोगुना कर दूं, डबल कर दूं, और उसी अनुपात में हम क्या कर दें? करंट को भी डबल कर दें, जरा ध्यान दीजिएगा। अब देखा जाए तो यह रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर इस पॉइंट पे मैं निकालूं तो 2/2, इट मीन्स अभी भी हमारा क्या मिला? 1 ओम मिला। अगर मैं इसी को फर्दर इसको डिस्क्राइब करूं कि वोल्टेज हमारा अगर 3 × 3 वोल्ट है और अगर हमारा करंट क्या है? 3 एम्पियर, और यह जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो हमारा रेजिस्टेंस का पॉइंट होगा। अब यहाँ पर देखा तो अभी भी वैल्यू हमारा क्या है? 1 ओम है। इट मीन्स तीनों केसेस में हमने ये पाया कि रेजिस्टेंस हमारा कांस्टेंट बना हुआ है, और इन सभी पॉइंट को यदि हम मिलाते हैं तो ये जो लाइन होती है वो हमारा रेजिस्टेंस की लाइन होती है। तो क्वेश्चन आपके पेपर में यही बनता है कि जो ओम्स लॉ में जो आपकी रेजिस्टेंस की जो कर्व आती है उसका नेचर कैसा होता है? तो इस नेचर को हम बोलते हैं लीनियर। ये हमारा कैसा है? वह लीनियर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखी बोलते हैं।
किसी भी चीज़ को रेखीय या लीनियर कब कहते हो, जब उसकी कैरेक्टरिस्टिक ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास करती है। तो ये ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन पास कर रही है, इसी वजह से इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, वह हमारा रेखीय होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा अब जा करके एक कंप्लीट ओम्स लॉ का हमारा एक स्टेटमेंट कंप्लीट होता है। आपको सारे कंडीशन को जानना जरूरी है कि अगर कोई लॉ आया तो उस कंडीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि जो आपके क्वेश्चंस पेपर में जो क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके या तो कंडीशन के होंगे या तो उसके प्रॉपर्टीज के होंगे। तो कंडीशन और प्रॉपर्टी दो हमारे इंपॉर्टेंट, और थर्ड वन इच हमारा क्या है, एप्लीकेशन। ये तीन हमारे ऐसे फैक्टर होते हैं जो किसी भी पेपर या किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर का हमारा इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो इन तीन चीज़ों को तो आप छोड़ करके पेपर नहीं दे सकते, इन तीनों चीज़ों को लेकर के ही आपको पेपर में बैठना पड़ेगा, ताकि आप कंप्लीट उसके कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन दे सको, आसानी से उसको आप क्लियर कर सको। ये हमारा एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन हुआ, जिसको हमने बोला कि हमारा बेसिक प्राइमरी जो लॉ है वो हमारा क्या है, ओम्स लॉ। बाकी आगे इसको फॉरवर्ड नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम जरूर आपका वीडियो देंगे। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया, पॉजिटिव आया, या हमारा क्लास यदि आपको अच्छी लगी होगी, तो मैं आगे इसको फर्दर कंटिन्यू अवश्य करूँगा। थैंक यू।